हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये फिर से वही चैप्टर का जो है पार्ट सेकेंड आया है और इसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, जो कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका पार्ट सेकेंड आया है। उस दिन जो था पिछले वीडियो में थोड़ा सा ही मतलब इंट्रो खाली सेव करवाए थे और आज कुछ और इसका अगला भाग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका तो इसमें से कुछ बतला दिए थे, फिर भी थोड़ा रिवीजन के लिए बतला देते हैं कि पहला लिखल है संसाधन का वर्गीकरण। उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एगो प्राकृतिक प्रद और दूसरा मानवकृत। तो प्राकृतिक प्रद पर संसाधन किसे आगे जानेंगे पहले उसको। प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसाधन जिससे कि मानव को प्रभावित करे, जैसे कि उच्चावच, जलवायु एवं वातावरण मतलब मौसम, जो है ना प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उच्चावच का मतलब जैसे कि पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी तो समतल नहीं है, एक जगह नहीं है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है तो कहीं मतलब गड्ढा है, ठीक है। तो उसी को हम उच्चावच कहेंगे, ठीक है। और अगला है मानवकृत संसाधन। जैसे कि संसाधन जो है ना प्राकृतिक संसाधन को मानव के द्वारा प्रयोग में लाके, और जैसे कि रेल लाइन, सड़क, जैसे कि मानवकृत संसाधन प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके मानव उसको अपने उपयोग के लिए जैसे कि रेल का निर्माण करना और सड़क बनवाना, भवन का निर्माण करना और शिक्षण संस्था का निर्माण करते हैं, शिक्षण संस्था बनाना और किसी भी चीज़ का खोज करना, जो है कि मानव संसाधन के रूप में आ जाएगा। मानवकृत संसाधन के रूप में आ जाएगा। मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। वैसे एक दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस संसाधन को प्राकृतिक संसाधन से मानवीय मतलब चेंज करके मानव के उपयोग के लिए चेंज करके बनाया गया संसाधन, उसे हम मानवकृत संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला है, देखते हैं। अगला है स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन। स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर जैविक तथा अजैविक संसाधन। जानेंगे कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम जैविक संसाधन के बारे में। तो जीव मंडल में उपस्थित जितने भी प्राणी है, जो जीव मंडल में उपस्थित जितने भी सजीव है, जीव मंडल में तो सजीव ही होंगे, अगर पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव है, सजीव जीव जंतु है, वो सब मतलब जैविक जैविक संसाधन में आ जाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधा, मछली और पक्षी तथा मानव भी एक जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। और अगला है, देखते हैं अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन में प्रकृति में उपस्थित जितने भी निर्जीव है, जितने भी निर्जीव चीज है, जैसे कि निर्जीव में आ जाएगा झरना, तालाब, नदी, पहाड़ इत्यादि, ये सब जो है निर्जीव है। इसीलिए हम पेड़ पौधा तो सजीव है, तब चट्टान इत्यादि से जो है निर्जीव में आ जाएंगे, तो ये सब अजैविक संसाधन में आ सकते हैं, ठीक है। अगला है, पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन के बारे में। हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में समझेंगे। तो वातावरण में उपलब्ध जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, नदियाँ, समुद्र इत्यादि जो है, तथा पेड़ पौधे पर बसेरा की मतलब बसेरा किए पक्षी, वे सब आ जाएंगे नवीकरणीय संसाधन में, क्योंकि यह प्राकृतिक में स्वतः ही पाए जाते हैं। मतलब इसको कहीं से न लाया जाता है न बनाया जाता है, वह स्वतः मतलब प्राकृतिक में पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन में सूर्य का प्रकाश है, जो कुछ दिन में प्रचुर मतलब अन्य दिन प्रचुर मात्रा में मिलता रहता है, जैसे कि जितना हमको मिलना चाहिए उतना मिलता रहता है। जबकि वर्षा काल में या किसी अन्य कारण से सूरज का प्रकाश कभी कम होने लगता है तो कभी सूर्य का प्रकाश मिलते नहीं रहता है। तथा वर्षा के ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कभी कभी बाढ़ की स्थिति बन जाता है और कभी कभी न वर्षा होने के कारण एकदम सूखा पड़ जाता है। और इसी प्रकार से हवा भी जो है अत्यधिक तेज हवा, आंधी तूफान जो है लाभप्रद न होके वो भी हानि के रूप में मतलब हानि पहुंचाता है। तो इसीलिए इसको मतलब हम प्रवाहनीय संसाधन कहेंगे। कौन संसाधन?
प्रवाहनीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आगे अनविकरणीय संसाधन। अनविकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम जो है पृथ्वी के अंदर मतलब लाखों सालों वर्षों के बाद कार्बनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है पेट्रोलियम का तथा कोयला का निर्माण होता है, जो कि जिसका हम यूज करने के बाद दोबारा अगर वो समाप्त हो जाए तो इसके बाद दोबारा पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी संसाधन हैं जिसको हम एक बार यूज कर लिए और उसका पुनः उपयोग के लायक नहीं लाया जाता है, उसे हम मतलब अनवीकरणीय संसाधन कर सकते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि आप लोगों को तो मालूम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि कुछ धातुओं को पिघलाकर बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कोयला तथा तेल को दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि कोयला जल जाने के बाद राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए इसे हम अचक्रीय संसाधन भी कहेंगे, अचक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं आगे है स्वामित्व के आधार पर, देखते हैं कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर है एक है स्वामित्व के आधार पर है निजी, सामुदायिक, और है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। अब देखेंगे हम निजी संसाधन के बारे में। निजी संसाधन जैसे कि मोबाइल फोन, उसका अपना कपड़ा, उसका मकान, उसका कार और बाइक, ये जो चीज़ सब है निजी संसाधन के रूप में आ सकता है। इसका जो स्वामी है इसका प्रयोग अपने मर्जी से तथा अपने हिसाब से कभी भी इसका प्रयोग कर सकता है, तो ऐसे संसाधन को हम निजी संसाधन कहेंगे। तो निजी संसाधन में समझ गए। और अगला है सामुदायिक संसाधन। अब जो हम देखेंगे सामुदायिक संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन है जिसका उपयोग गांव, नगर, समुदाय के सभी लोगों के लिए हो, ठीक है। गांव, नगर तथा समुदाय के सभी लोगों के लिए हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे में आ जाएगा गांव का चारागाह। एक गांव में होता है जो चारागाह, मतलब बैल भैंसी जो है उन सबको चराने के लिए, ठीक है, चारा खिलाने के लिए तथा चराने के लिए जो खेत मैदान फील्ड होता है उसी को हम चारागाह बोलेंगे, ठीक है। गांव का चारागाह, तालाब तथा शमशान भूमि चाहे शमशान घाट, और जो है कि बाजार और पंचायत भवन और विद्यालय, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग केवल एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय के व्यक्ति मिलकर करते हैं, इसीलिए हम इसको सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन में वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश के सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधन पर उसका जो है देश का अधिकार होता है। किसी देश के या राज्य के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों पर उन देश का मतलब कि अधिकार होता है, ठीक है। अगला कौन है, कृषि भूमि को निजी भूमि माना जा सकता है, क्योंकि कृषि भूमि को निजी भूमि माना जा सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर खेती करने अथवा निजी उपयोग के लिए किसानों तथा उपभोक्ताओं को अधिकृत किया गया है। जो है किसान जो कृषि भूमि है उसको निजी भूमि इसलिए माना जाता है क्योंकि उस भूमि को किसानों को मतलब खेती करने के लिए या निजी उपयोग के लिए दे दिया गया है, तथा सरकार इस पर इसके बदले जो है अन्य समय मतलब इसके बदले लगान, कर, टैक्स, ये सब चीज एक बोलते हैं, इस सब को मतलब इस सब एक चीज है, टैक्स बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, ठीक है। जो साले कौन सी है, टैक्स वसूलती है सरकार। इस जो कृषि भूमि जो है कृषि योग्य जो भूमि जो सरकार के द्वारा दिया गया है, उपभोक्ताओं को दिया गया है, उसका जो है सरकार टैक्स वसूलती है, ठीक है। अब इसके बाद है जो अगर सरकार को कभी सड़क या रेलवे लाइन बिछाना हो या हाईवे निकालना हो, अगर सरकार को कौन सी निकालना हो, सड़क बनाना, ठीक है, सड़क बनवाना है, अगर इसके बीच में किसी निजी व्यक्ति का
भूमि आ जाए या खेती जितना जमीन आ जाए, तो उसको सरकार के द्वारा उस जमीन का 2 गुना या 3 गुना मुआवजा मतलब रुपया दिया जाता है, जिसे मुआवजा मतलब मुआवजा दिया जाता है। और सरकार इसके बाद सरकार उस पर रोड बनाती है, जिससे कि किसान को भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाएगा जैसे कि कोई राज्य है और राज्य का जो सीमा होता है समाप्त, समुद्र है, जो कौन सी है, समुद्र है। समुद्र के जो है समुद्र के बाद समाप्त होता है, तो समुद्र के सीमा से लेके 12 मील 12 मील तक ले के जो सीमा है ना, 12 मील मतलब कि 19.2 किलोमीटर तक के एरिया में जितना भी संसाधन पाए जाएंगे समुद्र वाला एरिया में, वो सभी उस देश के संसाधन के अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जो है अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, पृथ्वी के अधिकांश भाग जो है पृथ्वी के जो अधिकांश भाग है जो कि जल में डूबा हुआ, केवल 29% भाग है, जो मतलब 100 में से 29% भाग जो है ना स्थल है, और 71% भाग जो है जल में डूबा हुआ है। तो जल में डूबा हुआ भाग में किसी का न किसी का अधिकार होगा, उसमें किसी का भी मतलब संपूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें जो है जितना भी जलीय जीव है जलीय जीव तथा जितना भी संसाधन जो है कच्चा तेल का कुआं आदि का मिलना, जो है ये किसका मतलब जो समुद्र में है, जो किसका अधिकार में आएगा। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सागर तट से 200 किलोमीटर का क्षेत्र, जैसे कि ये देश मतलब जो है ना भारत देश है। ठीक है, तो यहाँ से लेके चाहे अपने एरिया से लेके चाहे किसी भी साइड तक ले 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र में है, जो भी चीज मिलेगा उस सब पर अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। तो ये 200 जो किलोमीटर का क्षेत्र है, जो इस हम एरिया को कौन सी नाम से जानेंगे, तो ये जो लिखा है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को जो हम कहेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अपनी स्थलीय सीमा से मतलब समुद्र के तटीय सीमा से लेकर 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और जो है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ने का जो अधिकार है, चाहे भूतल से जितना भी चीज प्राप्त होता है उस सब का अधिकार उस देश के पास होगा जिसके अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में वो एरिया आएगा। ठीक है, तथा सभी देशों को मतलब परिवहन के लिए जो है जहाजों का छूट दे दिया गया है। ठीक है, तथा इस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। अब इसका अंतिम है विकास के स्तर पर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के संसाधन है। पहले ज्ञातव्य, जो कि मतलब ज्ञात है, मतलब अंदाज लगाया जाता है कि वहाँ संसाधन है। ठीक है, और ज्ञातव्य और भंडारी संसाधन और संचित संसाधन, ये तीनों संसाधन को हम बारी बारी से चलिए समझते हैं। लास्ट वाला है संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित संसाधन। इसमें आ जाएगा संभाव्य संसाधन। सब संभाव्य संसाधन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही अन्य किसी तकनीकी के कमी के कारण, मतलब मशीन, जैसे कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जिस आधार से हम जैसे कि है जो उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कि भारत में पेट्रोलियम का खोजना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारे पास अन्य विकसित देशों के मुकाबले तकनीक होता तो हम भी भारत के अन्य स्थानों से मतलब तेल की खोज कर सकते थे। यही एक मतलब इसी को हम संभाव्य संसाधन कह सकते हैं, जो कि मिलने की संभावना है, बस तकनीकी के कमी के कारण हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी जो है पूर्वी पश्चिमी जो तट है, तटीय इलाका है, उसमें पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। ठीक है, जिसमें से हम हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अन्य एरियाओं में जो है पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। यहाँ तक कि केवल असम के पश्चिमी तट से ही भारत को जो है 20% मतलब 20% जो है 20% पेट्रोलियम की कौन सी है, पेट्रोलियम की जो है की प्राप्ति हुई है। ठीक है, केवल 20% ही। और अन्य जो है जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और अन्य किसी प्रकार का जैसे पवन चक्की जो ऊर्जा है, वायु से जो ऊर्जा बनाया जाता है, ये सब केवल तकनीकी की कमी के कारण ही मतलब हम ऊर्जा नहीं बना पाते हैं।
तो ये सब संभाव्य संसाधन में आ जाएगा। अगर देश विकसित होगा तो ये सब की प्राप्ति मतलब बढ़ोतरी होगी, और संभाव्य जो संसाधन है, जो हम मतलब संभाव्य संसाधन की हम पूर्ति होते रहेगी तकनीकी के आधार। जब जैसे जैसे हमको तकनीकी मिलते जाएगी, टेक्नोलॉजी संसाधन मिलते जाएगी और भारत मतलब विकास होते जाएगा अपना देश, वैसे वैसे इस सब संसाधन का जो हम उपयोग अच्छी तरीके से और विकसित तरीके से करते जाएंगे। ठीक है। और अगला संसाधन है कौन सी है? ज्ञात संसाधन। कौन सी है? ज्ञात संसाधन। ठीक है, आगे देखते हैं। संभाव्य संसाधन हो गया और अगला है ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन जिन संसाधनों का खोज कर रहा मतलब खोज करता था उनका उपयोग जो है किया जाता है, उन्हें हम ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम पेट्रोलियम मतलब कि जैसे कि हम पिछले वाला में संभाव्य संसाधन बताया है, असम से जो है 20% जो पेट्रोलियम निकाला गया है मतलब उसका हम उपयोग कर रहे थे। जैसे में आ जाएगा असम तथा बॉम्बे का हाई क्षेत्र तथा गुजरात का जो है तेल के कूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है तथा उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वे सभी ज्ञात संसाधन कहेंगे। ठीक है, उन सभी को कौन सी कहेंगे? ज्ञात संसाधन कहेंगे, जिसका तकनीकी विकसित हो चुका हो। जैसे कि पेट्रोलियम निकालने की तकनीकी विकसित हो चुकी है कौन एरिया में? तो असम के क्षेत्र में। तो वहाँ पेट्रोलियम निकालने में सुविधा होता है, जिससे कि 20% भारत का जो है 20% उपयोग का जो है 20% तेल मतलब निकाला जा चुका है। ठीक है, तो उनसे ऐसे संसाधन जिसका हम सही से उपयोग करना जानते हैं। ठीक है, तो वैसे संसाधन को हम ज्ञात संसाधन कहेंगे। और अगला है भंडारित या संचित संसाधन। ठीक है, भंडारित या संचित संसाधन। देखते हैं अगला भंडार संचित संसाधन जानेंगे भंडारित संसाधन के बारे में। ठीक है, विकसित देशों ने तो ऐसी तकनीकी की खोज की है जिससे कि वो पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के गहराई तक जाके मशीनों के द्वारा मतलब खनिजों की पहचान करता है तथा उनको उपयोग में लाता है तथा उनसे उनका उपयोग करता है। ठीक है, लेकिन यह अविकसित देशों के लिए, गरीब देशों के लिए करना मुश्किल मतलब संभव नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार वो मतलब उसका भंडारण विकसित देशों तो जो है धरती के अंदर कई किलोमीटर तक खोद कर तथा उसमें से खनिज को तो निकाल लेते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश इन कामों को मतलब करने में असमर्थ रहता है। दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि भंडारित संसाधन वैसे संसाधनों कहेंगे जो अपने भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखेंगे, उसे हम संचित संसाधन कह सकते हैं। ये मतलब भंडारित संसाधन कह सकते हैं, जैसे कि उपयोग के लिए हमें उसका भंडारण करके रखना ताकि समय आने पर उसका हम यूज कर सके। ठीक है, अच्छी तरीके से यूज कर सके, उसे हम भंडारित संसाधन कहेंगे। अब अगला है संचित संसाधन। संचित संसाधन ऐसा ही हम बतला देते हैं, संचित संसाधन किसे कहते हैं? संचित संसाधन इसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि संचित संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम प्रयोग भावी मतलब भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को जो हम बचा के रखेंगे उसे हम संचित संसाधन कहेंगे। तथा आने वाले आपदाओं के समय तथा अगर जो है संसाधन उसका इस प्रकार से यूज किया जाए जो कि तथा ज़्यादा बर्बादी न करे, और इसी प्रकार के संसाधन को हम संचित संसाधन के रूप में संचित मतलब इकट्ठा करके बचा के रखते हैं, ताकि इसका प्रयोग जो हम आने वाला पीढ़ी भी कर सके तथा जल्दी खत्म न हो तथा आने वाली पीढ़ी को मतलब अन्य प्रकार के दुखों का सामना न करना पड़े। तो ऐसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगला पार्ट इसका जो है अगला मतलब वीडियो कल आने वाला है, और इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग कुछ न कुछ समझ में आ गया हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।